केबिन में अभिमान के सामने बैठकर काम कर रही प्राप्ति से अभिमान बोला, 1 मिनट मुझे दिखाइए, मैं आपको गाइड करता हूँ कि एक डिजाइन बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्राप्ति अपने बॉस की बात मानते हुए उसके पास गई और उसकी चेयर के पास जाकर साइड में खड़ी हो गई। अभिमान ने उससे फाइल और पेन लिया और उसे समझाने लगा। उसकी बात को अच्छे से समझने के लिए प्राप्ति थोड़ा झुककर फाइल की तरफ नजरें गड़ाए खड़ी हो गई और उसके बाद अम्मान के चेहरे को उड़ते हुए छूने लगे, जिससे अम्मान का सारा ध्यान फाइल से हटकर उसके चेहरे की ओर चला गया और वो उसे एकटक देखने लगा। वो उसके चेहरे में इतना खो चुका था कि प्राप्ति जो कब से उसे आवाज लगा रही थी वो उसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। प्राप्ति फिर उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोली, सर, आप सुन रहे हैं मेरी बात? अम्मान जैसे होश में आया और अपना ध्यान वापस फाइल की ओर करते हुए बोला, कुछ कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था, ऐसे ही। चलिए देखिए, ऐसे पेन से डिजाइन के साथ कुछ करते हुए ऐसे डिजाइन की बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है। छोटी छोटी डिटेल्स को परफेक्ट बनाना पड़ता है। प्राप्ति सिर को हिलाते हुए बोली, यस सर। फिर वो कुछ और समझाने लगा और प्राप्ति बड़े ध्यान से सुनने लगी और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और अरमान बात करते करते चोर नजरों से उसे बीच बीच में देख लेता। फिर उसने डिजाइन की कुछ डिटेल्स को रब कर दिया तो प्राप्ति हैरानी से बोली, ये क्या किया आपने सर? अरमान उसके हाथ में पेन थमाते हुए बोला, अब वैसे ही करो जैसा मैंने बताया है, यह आपका टेस्ट है एक तरह से। प्राप्ति को गुस्सा तो बहुत आ रहा था अरमान की सारी अजीब सी हरकतों पर, लेकिन वो इस वक्त खुद को कंट्रोल कर रही थी बस। वो फीका सा मुस्कुराते हुए बोली, ओके सर, मैं अभी करती हूँ। और अरमान के हाथ से पेन ले लिया और उसके बताए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करने लगी। कर तो वो परफेक्ट रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों अरमान ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया और बोला, अरे अरे रुकिए रुकिए, क्या कर रही हैं आप? ऐसे नहीं। कहते उसने प्राप्ति के हाथ से पेन लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ प्राप्ति के हाथ से टच हो गया। अरमान ने प्राप्ति की ओर देखा और प्राप्ति की भी नज़र उसकी ओर उठी और दोनों की नजरें टकरा गईं। अभिमान सब कुछ भूलकर बस उसी चेहरे में ही खोसा गया था और प्राप्ति भी उसकी नज़रों में देखती रही कुछ देर। फिर जब उसे रियलाइज हुआ तो उसने अपनी नज़रें फेर ली, लेकिन अभिमान अभी भी उसमें खोया हुआ था। कुछ देर बाद प्राप्ति उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, सर आप सुन रहे हैं? अभिमान होश में आया और खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, हाँ तो ये दोनों कान भगवान ने मुझे सुनने के लिए ही दिए हैं। प्राप्ति मन में बड़बड़ाई, शुक्र है इनको याद है कि इनको भी किसी और की बात सुननी होती है। अरमान उसे हैरानी से देखते हुए, कुछ कहा आपने? प्राप्ति मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, जी नहीं सर, मैं बस कह रही थी कि देखिए हो गया है। अरमान ने फाइल की ओर देखा और बोला, हाँ बेटर है, कोई बात नहीं, सीख जाएंगी आप जल्दी ही, बस मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहना। प्राप्ति फाइल को उठाते हुए बोली, जी सर, मैं बिल्कुल आगे से ध्यान रखूंगी आपके सारे इंस्ट्रक्शन का। अभी मैं जाऊं? अभिमान घड़ी की तरफ देखते हुए, जी नहीं, अभी आप दूसरे डिजाइन पर काम शुरू करेंगी और यह डिजाइन मुझे दे दीजिए ताकि मैं इसे भेजकर काम तो शुरू करवाऊं। प्राप्ति फाइल अभिमान को फाइल देते हुए बोली, यह लीजिए सर। अभिमान ने उसके हाथ से फाइल ली और डिजाइन की कॉपी प्रिंट करके अपने पास रख ली। प्राप्ति ने फिर कुछ पूछा, सर मैं जाऊं अब? अभिमान का मन तो नहीं था कि उसे जाने देने का, लेकिन फिर भी बोला, ठीक है जाइए और ध्यान रखिएगा, आपने महीने में टोटल 10 डिजाइन तैयार करने हैं और एक तैयार करना है मास्टरपीस जो हमारी मेन मॉडल पहनेगी और सीधे सीधे खंडेल बाल्स को रिप्रेजेंट करेगी। यह कंपटीशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोगों को जवाब देना है मैंने, तो ध्यान रहे कोई चूक बर्दाश्त नहीं होगी। बी रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव बिकॉज यू वर्क विद खंडेल बाल्स, यू गेट दैट? प्राप्ति बोली, जी सर, मैं ध्यान रखूंगी, थैंक यू। कहते हुए वो चली गई और अरमान अपनी चेयर पर बैठकर वापस काम करने लगा। थोड़ी देर बाद दीप्ति अरमान की केबिन में वापस आई और फाइल अरमान के टेबल पर रख दी। अरमान ने नजर उठाकर देखा तो दीप्ति की शक्ल देखकर वो हैरान रह गया। उसके बाल बिखरे पड़े थे और कपड़े धूल से लथपथ थे। वो हैरानी से बोला, ये क्या है मिस दीप्ति? एक तो आप 2 घंटे लगाकर आई हैं और ऊपर से आपकी ये हालत देखकर कोई नहीं कहेगा कि आप खंडेल बाल डिजाइन्स में काम करती हैं। शक्ल देखिए अपनी, जाकर आईने में, इस वक्त जंगल से छूटी हुई बिल्ली लग रही हैं आप। उसकी बात पर दीप्ति ने उसे सब कुछ बताया और अरमान उसकी बात सुनकर बोला,
चलिए, कम से कम आज पहली बार मेरी कही गई बात को फॉलो तो अच्छे से किया आपने। दीप्ति उसकी बात पर मुस्कुरा दी तो अभिमान बोला, चलिए जाकर अब अपना हुलिया सुधार कर आइए। अगर किसी और ने आपको इस हाल में देख लिया तो डर जाएगा। दीप्ति बोली, जी सर, और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद अभिमान ऑफिस का चक्कर लगाने के लिए अपने केबिन से बाहर आया। सबके केबिन में और बाहर लगे सब डेस्क पर नजर मारने लगा। इधर उधर घूमते हुए वो प्राप्ति के केबिन की तरफ चला गया। जिसका डोर खुला हुआ था वो सीधे अंदर चला गया, जहाँ प्राप्ति काम करते करते फोन को अपने कंधे और कान के बीच में टिकाए हुए बात कर रही थी। वो जहान से बात कर रही थी, जो उसे आइसक्रीम लाने और जल्दी घर आने के लिए कह रहा था, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। तो वो उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ जानू, सुन लिया मैंने। आज पक्का जल्दी ही आऊंगी और आपकी डिमांड भी पूरी करूंगी। ठीक है, आप बस मुझसे नाराज मत होना। जहान बोला, हाँ मम्मा, प्लीज जल्दी आना। मुझे आपकी गोद में सर रखकर सोना है, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। प्राप्ति बोली, हाँ हाँ जानू, मेरी गोदी तो आपके लिए ही है ना। आज आप मेरी गोदी में सर रखकर ही सोना। अच्छा ठीक है, अब रखती हूँ, जल्दी काम खत्म करूंगी तभी तो जल्दी आऊंगी ना घर। ठीक है मम्मा, बाय, आई लव यू, कहते हुए जान ने फोन में ही प्राप्ति को किस दी। तो प्राप्ति ने भी उसे आई लव यू टू बोला और फोन को अपने होंठ से लगाकर किस कर दिया और फोन काट दिया। और जैसे ही अपना सर ऊपर किया तो सामने अम्मान खड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि अभी अभी 440 वोल्ट का झटका लगा हो। और चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थी, जो कि प्राप्ति के जहां से बात करने के तरीके से आई थी। प्राप्ति को लगा अब तो भूचाल आएगा ही। वो झट से अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और अभिमान उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल खामोश थीं। प्राप्ति को लगा कि शायद ऑफिस में फोन करना अलाउड नहीं है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। अभिमान उसकी ओर बढ़ते हुए उसके टेबल के करीब आया और टेबल पर जोर से हाथ दे मारा, जिससे प्राप्ति भी डर गई, क्योंकि उसने इतनी जोर से टेबल को हिट किया था। वो प्राप्ति की तरफ देखते हुए बोला, तमीज नाम की भी कोई चीज होती है मिस प्राप्ति, जिससे आप शायद वाकिफ नहीं है। प्राप्ति बोली, लेकिन सर, मैं तो सिर्फ अपने घर पर बात। उसकी बात को बीच में काटते हुए ही अभिमान बोला, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मेरी बात को कोई बीच में काटे ये मुझे भी पसंद नहीं है। पहले सुनिए, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ऑफिस में आपके अलावा भी बहुत से लोग मौजूद हैं और सबके कान और आंखें ठीक से काम करते हैं। तो जिस तरह से आप फोन पर बात कर रही थी, वो भी डोर खोलकर, वो कितना वाहियात लगता है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो। हद है मिस प्राप्ति, पढ़ी लिखी होने के बावजूद आप ऐसी हरकतें करेंगी, सोचा नहीं था मैंने। प्राप्ति बोली, लेकिन सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं बस अपने आप अपने जिससे भी बात कर रही हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मेरा ऑफिस है और यहाँ आपको मेरे रूल्स के हिसाब से ही चलना होगा। तो आज के बाद वर्किंग आवर्स में फोन पर बात बिल्कुल नहीं करेंगी। एम आई क्लियर? प्राप्ति को बहुत गुस्सा आया कि इंसान बस अपनी ही कहे जा रहा है, मेरी तो सुन ही नहीं रहा है। वो गुस्से से बोली, सर आप मेरी बात एक बार सुनेंगे? मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। आपकी बात कोई काटे ये आपको पसंद नहीं, तो मेरी भी बात को कोई पूरा ना होने दे ये मुझे पसंद नहीं है। और मैं क्यों अपने घर पर बात नहीं कर सकती वर्किंग आवर्स में? बाकी सब तो करते हैं, फिर ये स्पेशल रूल मेरे लिए ही क्यों? और क्या वाहियात किया है मैंने? फोन पर बात करने में क्या वाहियात है भला? आपको मेरा फोन पर बात करना सही लगे या गलत, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस बात से, समझे आप? उसकी बात ने अभिमान का गुस्सा और बढ़ा दिया और अभिमान उसके और करीब जाने लगा और उसका हाथ पकड़ उसे खींचकर दीवार से लगा दिया और खुद उसके ठीक सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में गुस्से से बारी बारी देखते हुए बोला, आपको नहीं लगता कि आप जरूरत से कुछ ज्यादा ही बोलती हैं, और वो भी गलत समय पर, गलत इंसान के सामने? हाँ, नहीं करेंगी आप फोन पर बात, यह बात तो तय है, क्योंकि अभिमान खंडेलवाल का कहा पत्थर की लकीर होता है। जिस तरीके से आप अभी फोन पर बात कर रही थी ना, वो बिल्कुल वाहियात ही लग रहा था। किसी से भी पूछ लो चाहे। और हाँ, यह ऑफिस है, यहाँ आपके घर वाली लैंग्वेज नहीं चलेगी। सीधे तरीके से बात करनी हो तो ही अगली बार करना। प्राप्ति ने गुस्से से अभिमान को धक्का मार दिया और बोली, हद में रहिए सर, मैं यहाँ की सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ और आप सिर्फ मेरे बॉस। तो मेरे घरेलू मामले में घुसने की जरूरत नहीं है आपको। और क्या खराब लैंग्वेज यूज की मैंने? अभिमान ने उसे गुस्से से कमर से पकड़कर अपने करीब किया तो प्राप्ति एकदम से उसके सीने से जा लगी। वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला,
यही जो आप जानू सोना वाली भाषा में बात कर रही थी, वो मुझे वाहियात लगा। इस तरह की भाषा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आगे से ध्यान रखिएगा। उसकी बात पर प्राप्ति उसे हैरानी से देखने लगी। अभिमान आगे बोला, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, और मुझे दोबारा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम आई क्लियर? इतना कहकर उसने प्राप्ति को छोड़ दिया और वहां से चला गया, बिना कोई उसकी बात सुने ही। उसके जाते ही प्राप्ति ने खुद को नॉर्मल किया और गुस्से से दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, साइको कहेंगे, ऐसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। बदतमीज बेहुदा इंसान। फिर अपनी चेयर पर बैठकर बोली, बास हो तो सर पर चढ़ जाएंगे क्या? ये क्या रूल हुआ भला कि इंसान अपने घर पर बात नहीं कर सकता? अब एक माँ अपने बच्चे से बात भी ना करे? अरे नौकरी करती हूँ लेकिन गुलाम नहीं हूँ किसी की मैं तो करूंगी बात, कोई रोक कर दिखाए मुझे। तभी उसके कमरे में दीप्ति आ गई, जिसने उसकी आखिरी की दो बातें सुनी थी, जिसमें बच्चे की बात नहीं सुनी थी। उसके आते ही प्राप्ति उठ गई तो दीप्ति बोली, सही कह रही हैं आप, ये रूल बहुत गलत है। लेकिन अब बॉस के सामने बोलने की हिम्मत भी कौन करे आखिर। हमारे बॉस ऐसे ही हैं, एकदम गुस्सैल, अपने नाम की तरह। किसी की भी नहीं सुनते वो, बस अपनी मर्जी के हिसाब से उन्हें सब चाहिए। तो अगर आप यहाँ नौकरी करना चाहती हैं तो आपको उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। मैं तो यही कह सकती हूँ आपको। खैर अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। सो टेक केयर, बोलकर वो चली गई और जाते जाते मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो अपमान के खिलाफ प्राप्ति को भड़काना चाहती थी, ताकि वो उससे नफरत करे। क्योंकि उसे प्राप्ति की खूबसूरती से कॉम्प्लेक्स था कि कहीं अपमान का दिल प्राप्ति पर ना आ जाए। इसलिए वो चाहती थी कि प्राप्ति अपमान से खुद दूर रहे, ताकि कोई भी चांस ना हो उनके साथ होने का। और वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। प्राप्ति अभी भी गुस्से में थी, लेकिन गुस्से में भी अपना काम पूरी शिद्दत से कर रही थी। दूसरी ओर अपमान भी अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन न जाने क्यों रह रहकर उसे प्राप्ति का उसके पास होना याद आ रहा था। और जाने क्यों ये उसे अच्छा भी लग रहा था। लेकिन दूसरे ही पल उसे प्राप्ति का फोन पर जानू से बात करना याद आया, तो उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली और काम में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। और उसने दीप्ति से कहा कि आज के बाद से वो अभिमान के केबिन की बजाय उसके खुद के केबिन में काम करेगी, और जब अभिमान को जरूरत होगी बस तभी वो आएगी उसके केबिन में। जो बात दीप्ति को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उसे अभिमान का बिहेवियर जाने क्यों कुछ अलग लगने लगा था, जिसकी वजह वो कहीं ना कहीं प्राप्ति को ही मानती थी। लेकिन अब अभिमान की बात मानने के सिवाय उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था, तो उसने हामी भर दी। ऐसे ही शाम हुई और सब अपने अपने घर जाने लगे, और प्राप्ति भी अभिमान को बताकर विद्या के साथ निकल गई। लेकिन उसने अभिमान की तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। जो बात अभिमान को गवारा न थी। उन दोनों के निकलते ही अभिमान भी सुमित से बोला कि आज ऑफिस जल्दी क्लोज कर देते हैं, क्योंकि मम डैड घर वापस आ चुके हैं, तो इनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। सुमित भी उसकी बात मान गया और गाड़ी निकालने लगा, और उसके पीछे पीछे अभिमान भी बाहर आ गया। बाहर विद्या और प्राप्ति ऑटो का वेट कर रही थी। तभी एक ऑटो आता दिखा, तो प्राप्ति उसे रोकने लगी कि तभी सुमित आकर उनसे बोला, आप लोग घर जा रहे हैं और हम भी उसी रास्ते से जा रहे हैं, तो आप दोनों हमारे साथ ही चलिए। विद्या कुछ बोलने को हुई, तो प्राप्ति उसके बोलने से पहले ही बोली, जी नहीं सर, हम लोग चले जाएंगे। अब हम तो रोज घर जाएंगे, इसका मतलब हम रोज आपको थोड़ी परेशान करेंगे, इसलिए हम चले जाएंगे। आप परेशान मत होइए हमारे लिए। इतना कहकर वो विद्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से थोड़ा आगे लेकर गई और ऑटो में बैठकर चली गई। सुमित अभिमान के पास आया और कुछ बोलने को हुआ कि अभिमान सीधे गाड़ी में जाकर बैठ गया, और सुमित बस मुंह खोले उसे देखता रह गया। और फिर अभिमान ने उसे गाड़ी चलाने का इशारा किया, और सुमित चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गया और गाड़ी चला दी। विद्या ने प्राप्ति से पूछा कि उसने सर के साथ जाने से मना क्यों किया, तो प्राप्ति ने कहा कि वो उनकी एम्प्लाई है और रोज रोज अपने बॉस की गाड़ी में जाना अच्छा नहीं लगता। कल हमें हेल्प की जरूरत थी इसलिए ठीक था, लेकिन आज नहीं है, इसलिए बिना बात किए हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुनकर विद्या ने उसके सामने हाथ जोड़े और बोली, देवी आप धन्य हैं। उसकी इस नौटंकी पर प्राप्ति जोर से हंस दी, और उसके साथ साथ विद्या भी। थोड़ी देर में वो घर पहुंची और आज विद्या को अपने साथ ले आई थी, जहान से मिलवाने के लिए। उधर अभिमान के कानों में प्राप्ति की बातें गूंज रही थी, और रह रहकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। उसे प्राप्ति का यूं मना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो दिखा नहीं रहा था।
थोड़ी देर बाद सुमित ने उसे उसके घर तक पहुंचाया। सुमित को उसने साथ में डिनर करके जाने को कहा, क्योंकि आज खाना उसकी मॉम ने बनाया होगा और सुमित उनके हाथ के खाने का बड़ा फैन था, तो वो भी खुशी खुशी चला गया। अभिमान सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया और सुमित वहीं हाल में निशान खंडेलवाल, अभिमान के डैड, और प्रज्ञा खंडेलवाल, अभिमान की मॉम के साथ बैठ गया और वो लोग उसकी जासूसी करने के लिए सुमित से सवाल जवाब करने लगे। दोनों उसके इधर उधर बैठ गए और उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दी और सीआईडी की तरह इन्वेस्टिगेशन करने लगे। प्रज्ञा जी बोली, अच्छा सुमित बताओ ना, कोई पसंद आई इसे या हमारी मेहनत खराब गई उस दिन? सुमित के गले में कुछ सोचकर कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज भी फंस गई हो मानो। उसे ठसका लग गया तो निशान जी और प्रज्ञा जी दोनों उसकी पीठ सहलाने लगे। सुमित खुद को नॉर्मल करते हुए मुश्किल से बोला, सर उस दिन की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं अच्छे से खा भी नहीं पाऊंगा फिर। प्रज्ञा जी हैरानी से बोली, क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ था उस दिन? सुमित बोला, आप लोग तो उस दिन वो कांड करके चले गए थे, लेकिन सर ने जो मेरी हालत की थी ना, वो मैं अगले आने वाले 7 जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगा। उसकी बात सुनकर निशांत जी की हंसी निकल गई और वो बोले, क्यों, ऐसा क्या किया था अभिमान ने? वो बोला, उस दिन आप लोगों के निकलने के बाद जब सर ऑफिस में आए तो उसके कुछ देर बाद ही एक एक करके बहुत सारी लड़कियां आने लगीं ऑफिस में उनसे मिलने, और आकर सब कहती कि आपने सर के साथ उनकी ब्लाइंड डेट रखी है और उसी के साथ उस लड़की को सर गेट आउट कर देते। कम से कम 10 लड़कियों की बाट लगी थी उस दिन, और उन सबसे निपटने के बाद लगी मेरी बाट, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। सर ने मुझसे कहा कि मैंने आपके साथ मिलकर ये कांड किया है और उन्होंने मुझे उसकी बाकायदा सजा भी दी। कहते हुए सुमित ने रोनी सूरत बना ली और निशांत जी की हंसी छूट गई उसकी शक्ल देखकर। वो हंसते हुए बोले, अच्छा क्या सजा दी थी अभिमान ने तुम्हें? सुमित वैसी शक्ल बनाकर बोला, सर ने पूरे स्टाफ के मोजे मुझसे धुलवाए थे। कहते हुए वो बच्चों की आवाज निकालकर रोने की एक्टिंग करने लगा, जिससे अब निशांत जी के साथ साथ प्रज्ञा जी भी इस बार खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और हंस पड़ी। सुमित फिर से बोला, आपको पता है सर, विकी के मोजे इतने खतरनाक थे कि मैं अगले 3 दिन तक अच्छी तरह से होश में नहीं आ पाया था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता और ना ही आइंदा से सर से कुछ भी छिपाने की हिमाकत कर सकता हूँ। सर ने मुझे सीधी सीधी वार्निंग दी है कि अगर अगली बार मैंने आपके किसी भी प्लान में आपका साथ दिया तो वो अगली बार पूरे ऑफिस के मेल स्टाफ के अंडरगारमेंट्स मुझसे धुलवाएंगे। इसलिए मैं इतनी भयानक सजा नहीं भुगतना चाहता। और सर तो क्या, दीप्ति ने भी मुझे धमकी दी है कि अगर मैं सर के लिए कोई और रिश्ता लेकर आया उसके होते हुए तो वो मुझे जान से मार डालेगी। निशांत बोले, तो मतलब तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बॉस का घर बसे? मैं बिल्कुल चाहता हूँ सर, लेकिन सर मैं गुस्से का शिकार भी नहीं बनना चाहता, और सर को वैसी लड़कियां पसंद आएंगी भी नहीं जैसी उस दिन आई थी ऑफिस में, और ना ही वैसी लड़की सर को संभाल पाएंगी, ना उन्हें वो प्यार और केयर देंगी जिसकी उन्हें ज़रूरत है। प्रज्ञा जी बोली, तुम दीप्ति की बातों को छोड़ो, वो हमारे अपमान के लायक ही नहीं है। वैसे तुम अपमान को अच्छे से जानते हो, तो तुम ही बता दो कैसी लड़की चलेगी अभिमान के लिए? तुम ही बता दो कोई एग्जाम्पल जो मेरे अभिमान के हिस्से का खोया हुआ प्यार और जुनून उसे वापिस कर सके और उसे संभाल सके। सुमित सोचते हुए बोला, हाँ उन्हें चाहिए बिल्कुल प्राप्ति जी जैसी लड़की, एकदम परफेक्ट। प्रज्ञा जी और निशांत जी एक साथ बोले, प्राप्ति? कोई कुछ और बोलता कि इससे पहले ही अपमान चेंज करके आ चुका था, और वो आकर बोला, अब आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी हो तो क्या हम लोग डिनर कर लें, या सारी रात यहीं बैठकर आप लोग सीआईडी सीआईडी खेलने वाले हैं? उसके आते ही तीनों चुप और सीरियस हो गए और निशांत जी उठते हुए बोले, अरे चलो चलो, हम तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे अभिमान। कहते हुए वो चुपचाप वहां से डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गए और उनके पीछे पीछे प्रज्ञा जी और सुमित भी चुपचाप खिसक लिए और अभिमान भी सर हिलाते हुए उनके पीछे चल दिया। प्रज्ञा जी ने दोनों को खाना परोसा और खुद भी बैठ गईं और तीनों खाना खाने लगे। खाते समय सुमित प्रज्ञा जी के खाने की तारीफ ही किए जा रहा था और अभिमान उसे बस घूरे जा रहा था। तो निशांत जी बोले, अभिमान ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है, ये हमारा घर है, तो उसे यहाँ तो अपनी मर्जी से कुछ करने दो। ऑफिस में तो तुम उसके सांस लेने पर भी पाबंदी लगा देते हो, कम से कम यहाँ तो रहम करो। उनकी बात पर मुंह में चम्मच रखते हुए ही रुककर अभिमान बोला, तो आपका मतलब है कि मैं जल्लाद हूँ जो लोगों को अपनी मर्जी के हिसाब से चलने के लिए फोर्स करता हूँ, उन्हें मजबूर करता हूँ
मेरे हिसाब से चलने के लिए यही कहना चाहते हैं आप डैड? उसकी बात सुनकर सुमित मुंह में धीरे से बड़बड़ाया। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं सर? बिल्कुल मेरे मन की बात कर दी निशांत सर ने आज। जो मैं सिर्फ ख्यालों में कह सकता हूँ वो सर के मुंह पर कह दिया सर ने। न जाने मुझे क्यों इतनी शांति मिल रही है, जैसे मेरे अंदर की बातें बाहर सुनाई दे रही हों। खैर वो सब छोड़ो सुमित, खाना खाकर निकलो यहाँ से। कहीं माहौल गर्म हो गया तो अभिमान सर के गुस्से का पंचिंग बैग भी तुम्हें ही बनना पड़ेगा, ऑफिस की तरह ही। सोचते हुए वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। प्रज्ञा जी बीच में ही बोल पड़ी, आप दोनों बाप बेटे डाइनिंग टेबल को जंग का मैदान मत बनाइए। अब चुपचाप खाना खाइए। कौन क्या कहना चाहता है यह हिसाब बाद में भी हो सकता है ना? अभिमान बोला। मम आप बिल्कुल पतिव्रता बीवी हैं, हमेशा डैड की ही साइड लेती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उनके बोलने से पहले ही आप बोल पड़ती हैं। नॉट फेयर मम। प्रज्ञा जी मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि वो तुझे भी ऐसी पतिव्रता बीवी दे जो हर हाल में तुम्हारा साथ दे। चाहे कैसे भी हालात हों, हर हाल में वो तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चले। कोई और हो ना हो, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ, तुम्हारे हिस्से का प्यार दे। उनकी बात सुनकर जाने अभिमान को क्या हुआ, वो झट से उठ गया और बोला, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। कहते हुए वो बिना एक पल रुके वहां से चला गया। प्रज्ञा जी बोली, कब तक भागेगा खुद से यह लड़का? निशांत जी बोले, उसे थोड़ा वक्त दो ना प्रज्ञा, संभल जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। प्रज्ञा जी बोली, और कितना टाइम दे आखिर, पहले ही 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके घाव झुके तो हैं, न खुद मरहम लगाता है न किसी और को लगाने देता है। मुझसे नहीं देखा जाता ये टूटा हुआ, खुद से ही रूठा हुआ अभिमान। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। निशांत जी ने उनके हाथ पर हाथ रखा और बोले, चिंता मत करो, जितने गहरे घाव है ना हमारे बच्चे के, उससे कई गुना ज्यादा खुशियां मिलेगी हमारे अभिमान को। तुम चिंता मत करो। जो आज अपने घाव पर मरहम लगाने नहीं दे रहा ना, एक दिन खुद ही किसी और का प्यार इसके सारे घाव को भर देगा और उसे पहले जैसा जोश देगा जीने का। ये खुद कहेगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब इसकी जिंदगी में सच में सच्चा प्यार आएगा ना, ये खुद ही खुद को नहीं रोक पाएगा। जितना भी भाग ले खुद को नहीं रोक पाएगा। तुम बस भरोसा रखो भगवान पर। चलो बांसु पोछो और खाना खाओ। उनकी बात पर प्रज्ञा जी ने अपनी आंखें साफ की और खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद सुमित भी खाना खाकर वहां से चला गया और प्रज्ञा जी और निशांत जी भी सोने चले गए। उधर रूम में अभिमान एकदम रेस्टलेस सा फील कर रहा था। गुस्से से उसने अपना लैपटॉप तोड़ा हुआ था, जो जमीन पर टुकड़े टुकड़े हुए पड़ा था, जिसमें वो अपना ध्यान हटाने के लिए थोड़ी देर पहले काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकामयाब रहा तो सारा का सारा गुस्सा लैपटॉप पर ही उतार दिया और अब बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। इस वक्त उसने ब्लैक कलर का लोअर और ब्लैक ही टी शर्ट डाली हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो अपना फ़ोन चलाने लगा और व्हाट्सएप खोला तो ध्यान अचानक से प्राप्ति के नंबर पर पड़ गया, जो कि आज ही उसने उसकी फाइल की डिटेल्स में से लेकर ना जाने क्यों खुद ही सेव कर लिया था अपने फ़ोन में। लेकिन इस समय उसके नंबर पर उसकी डीपी शो नहीं हो रही थी, क्योंकि अभिमान का नंबर तो प्राप्ति के पास नहीं था और अकाउंट पर सबने प्राइवेसी लगाई होती है। अभिमान के पास नंबर तो था ही, लेकिन न जाने क्यों उसकी डीपी देखने का दिल चाह रहा था उसका। दिल कर रहा था कि उसके फ़ोन में भी मेरा नंबर सेव हो जाए, लेकिन कैसे, यही सवाल था। फिर उसने न जाने क्या सोचकर अपने फ़ोन की गैलरी में से अपने पिछले कंपटीशन के कुछ बेस्ट वाले डिजाइन की फ़ोटो ढूंढी और उसे प्राप्ति के नंबर पर सेंड कर दिया। उधर प्राप्ति और विद्या साथ में बैठे खाना खा रही थी और साथ में जहान की प्यारी प्यारी सी बातें भी सुन रही थी और विद्या जोर जोर से हंस भी रही थी। तभी प्राप्ति के फ़ोन की मैसेज टोन बजी। उसने समझा कि शायद मोबाइल कंपनी का कोई मैसेज आया होगा, तो उसने इग्नोर किया और खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद जहान के साथ मस्ती करके विद्या भी अपने घर चली गई और प्राप्ति जहान को सुलाने लगी और उसे सुलाते सुलाते खुद भी सो गई। उधर अभिमान का फ़ोन उसके पास ही पड़ा था और वो शायद इंतजार कर रहा था कि कब उसकी मैसेज टोन बजे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उसे अब गुस्सा आने लगा और उसने गुस्से से अपना मोबाइल उठाया और चेक करने लगा। कोई नोटिफिकेशन ना पाकर उसने हार कर व्हाट्सएप ओपन किया और देखने लगा। अभी तक उसका मैसेज सीन भी नहीं किया था प्राप्ति ने, जिस बात पर अभियान को और गुस्सा आने लगा। उसने उसका लास्ट सीन देखा
जो कि शाम का था। वो गुस्से से बोला, इस लड़की को एक बार भी जरूरी नहीं लगा कि मैसेज देख तो ले कि किसका है। रिप्लाई तो दूर देखा भी नहीं। फिर कुछ सोचकर बोला, खैर मुझे क्या, मैं तो एक नया आइडिया देना चाहता था डिजाइन्स के लिए। लेकिन नहीं तो ना सही, करो खुद ही मेहनत, मुझे क्या। इतना कहकर उसने टाइम देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। वो फोन को साइड में रखकर सो गया। सुबह हुई और प्राप्ति ने जहान को तैयार करके स्कूल भेजा और खुद काम में लग गई। थोड़ा फ्री होकर बैठी तो शिल्पी का फोन आ गया। वो उससे बातें करने लगी और थोड़ी देर बाद बात करके फ़ोन रखने लगी तो देखा कि कोई अननोन नंबर से मैसेज आया है। वो चेक करने लगी अपने व्हाट्सएप नंबर में। नंबर उसे अजनबी सा लगा। जब चैट पेज ओपन किया तो देखा कि डिजाइन की फ़ोटो है। वो हैरान हुई, उसे किसने भेजा हो सकता है। फिर उसने सोचा ट्रू कॉलर पर चेक करती हूँ। जब ट्रू कॉलर में देखा तो नाम देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नाम लिखा था अभिमान खंडेलवाल। बेचारा ट्रू कॉलर भी नाम ऐसे बता रहा था कि जैसे अगर नाम बताने में कोई गलती हुई तो अभिमान अभी आकर उसकी बैंड बजा देगा। प्राप्ति खुद से बोली, क्या यह नंबर डेबिल बॉस का है क्या? और ये मैसेज रात को आया था और अब ऑफिस जाकर के भाषण सुनना पड़ेगा मुझे। अभिमान की एक्टिंग करते हुए, हद होती है लापरवाही की भी मिस प्राप्ति। मेरा मैसेज देखना आपने एक बार भी जरूरी नहीं समझा। बॉस हूँ आपका मैं, ये बात बार बार क्यों बतानी पड़ती है मुझे? फिर खुद ही उसकी एक्टिंग करके खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर उसने उसे थैंक्स लिखकर भेज दिया और अभिमान का नंबर डेबिल बॉस के नाम से सेव कर लिया अपने फ़ोन में। उधर अभिमान के फ़ोन की मैसेज टोन बजी। वो लाउड थी तो अभिमान की नींद खुल गई। उसने अधखुली आंखों से फ़ोन की ओर देखा तो प्राप्ति का मैसेज देखकर आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी उसकी। वो उठकर बैठ गया और देखा तो उसने थैंक यू सर लिखा हुआ था। लेकिन उसने मैसेज सिर्फ नोटिफिकेशन में ही देखा था, चैट पेज नहीं खोला, क्योंकि इतनी जल्दी अगर जनाब मैसेज सीन कर लेंगे तो उनका गुरूर उनसे नाराज नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप खोला जरूर था उसकी डीपी देखने के लिए। उसने देखा तो प्राप्ति ने अपनी एक येलो साड़ी में फोटो लगा रखी थी। जाने के अभिमान ने उस फोटो को जूम कर लिया और आंखें उसी पर टिकी सी रह गईं। अभिमान कितनी देर तक प्राप्ति की फोटो को ऐसे ही बिना पलके झपकाए देखता रहा। उसका ध्यान तब टूटा जब उसके फोन पर सुमित का कॉल आया। उसका नाम पढ़ते ही अभिमान बोला, ये कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, सुबह सुबह परेशान करने लगता है। कहते हुए उसने फोन उठाया और बेमन से बोला, क्या है सुमित, तुम्हें सुबह सुबह भी चैन नहीं है क्या? नींद खराब कर दी मेरी। इतना भी क्या जरूरी काम आन पड़ा कि तुमसे मेरे ऑफिस आने तक का सब्र नहीं हुआ? सुमित धीरे से बोला, आई एम सॉरी सर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन वो मुझे एक्चुअली अभी अभी हमारे दिल्ली वाले क्लाइंट्स का कॉल आया था। वो कह रहे हैं कि वो एक बार और सोचना चाहते हैं हमारे साथ काम करने के लिए। अभिमान आंखें छोटी करते हुए, अच्छा, ऐसा क्या हो गया अब जो उन्हें फिर से हमारे साथ काम करने की तलब जागने लगी है भला? उस वक्त तो बड़े एटीट्यूड से कहा था कि हमसे बेहतर भी डिजाइनिंग कंपनीज मिल जाएंगी उन्हें। तो अब मिली नहीं क्या? सुमित बोला, पता नहीं सर, लेकिन मुझे उनके बोलने के अंदाज से लग रहा था जैसे वो बहुत जल्द हमारे साथ काम करना चाहेंगे। अभिमान बोला, उनका छोड़ो, जब जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तुम आज की मीटिंग्स की तैयारी करके रखना मेरे आने तक, समझे? जी सर, समझ गया, सुमित बोला तो अभिमान ने भी बाय बोलकर फ़ोन काट दिया और फ़ोन को ऐसे ही रखकर उठकर बाथरूम में घुस गया और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर और तैयार होकर आया और फ़ोन को लेकर नीचे चला गया। नीचे प्रज्ञा जी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थीं और निशांत जी भी वहीं बैठे थे। उसने नीचे आकर दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया और उनके चरण स्पर्श किए और निशांत जी के साथ वाली चेयर पर आकर बैठ गया। प्रज्ञा जी ने दोनों को नाश्ता परोसा और खुद भी बैठ गईं और तीनों मिलकर नाश्ता करने लगे। डाइनिंग टेबल पर एकदम सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी प्रज्ञा जी चुप्पी तोड़ते हुए अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, क्या थोड़ा रात को फिर फोन या लैपटॉप या अपने रूम की लाइट्स? अभिमान ने उनकी तरफ नजरें उठाकर थोड़ा सीरियस होकर देखा तो प्रज्ञा जी बहुत ही शांति से बोली, नहीं, मेरा मतलब है कि बता दोगे तो उसी हिसाब से ठीक करवाने वाले को बुलाऊंगी ना। अगर लाइट्स टूटी होंगी तो इलेक्ट्रीशियन आएगा, और अगर तुम्हारा फ़ोन या लैपटॉप टूटा होगा तो फिर तो डिपेंड करता है कि इंजरी कितनी है, ठीक होने लायक है या नहीं। उनकी बात सुनकर निशांत जी की हंसी निकल गई, लेकिन अभिमान का रिएक्शन देखकर
वो जरा सीरियस हो गए और अभिमान कुछ न बोलते हुए उठकर बोला, ऑफिस का टाइम हो गया है तो चलता हूँ, बहुत ज़रूरी मीटिंग है मेरी। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया और अभिमान वहाँ से चला गया। उसके जाते ही दोनों ने जो इतनी देर से अपनी हंसी कंट्रोल करके रखी थी वो छूट गई एकदम से और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। निशांत जी हंसते हुए बोले, क्या करती हो प्रज्ञा, अपने ही बेटे का मजाक उड़ाती हो और वो भी ऐसे कि उसकी बोलती ही बंद हो जाए। प्रज्ञा जी बोली, अब क्या करूं, बेटा मैंने जन्मा ही इतना सीरियस है कि उसके हिस्से की मस्ती भी मुझे ही करनी पड़ती है। दोनों फिर से खिलखिला दिए। अभिमान गाड़ी चला रहा था लेकिन उसका सारा ध्यान प्राप्ति की तरफ ही था और उसकी वो येलो साड़ी वाली फोटो तो उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। वो खुद से ही बोला, अभिमान तुम्हारे दिमाग को इलाज की जरूरत पड़ने लगी है शायद। क्या उल जलूल सोच रहा हूँ मैं भी, और सोच भी एक लड़की के बारे में रहा हूँ मैं। बिल्कुल नहीं अभिमान, ये लड़की जात का दूसरा नाम धोखा और फरेब है, याद रखो। ये लोग अपनी खूबसूरती का जाल बुनती ही इसलिए हैं कि लड़कों को दाना डालकर उस जाल में फंसा सकें। इसलिए तू ये बेकार की बातें छोड़ और अपने काम पर ध्यान दे। और वैसे भी उसका एक बच्चा है, जानते हो ना, तो ये सब ख्याल पाप है तुम्हारे लिए। फिर खुद को डपटते हुए बोला, अभिमान अभिमान अभिमान, क्या कर रहा है तू, खुद को कैसी कैसी दलीलें दे रहा है। मतलब अब खुद को भी समझाना पड़ेगा। शायद बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। काम पर फोकस करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और थोड़ी देर में वो ऑफिस पहुंच गया। फिर क्या, उसे देखते ही सबकी सांसें जैसे हाइबरनेट हो जाती हैं। किसी के गले से आवाज ही नहीं निकलती। सब आराम से अपने अपने काम में लग जाते और हिटलर बॉस अपने केबिन में पहुंचकर बैठ गए। अपनी चेयर पर अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए, लेकिन आंखों की पुतलियां कहाँ शांत बैठने वाली हैं भला उनकी। काम करते वक्त भी ध्यान भटक रहा था कि तभी एक मीठी सी आवाज कानों में पड़ी। मे आई कम इन सर, अभिमान ने यूं ही लैपटॉप में देखते हुए कहा। यस यू मे। प्राप्ति अंदर आई और फाइल लाकर टेबल पर रखी और बोली, सर ये चेक कर लीजिए, फाइनल टचअप सही किया है क्या मैंने। अभिमान ने उसे एक नज़र देखा जो नजरें झुकाए खड़ी थी। आज बोतल ग्रीन कलर का फ्रॉक और साथ में सलवार पहना हुआ था उसने, और बाल क्लचर से बांध रखे थे। शायद बॉस किए थे इसलिए ऐसे ही बांध लिए। गले में गोल्डन कलर का दुपट्टा, चेहरे पर हमेशा की तरह नो मेकअप। सादगी में ही लिपटी हुई थी आज भी वो, और उसकी यही सादगी प्यार से नफरत करने वाले के दिल में कहीं घर कर रही थी, जिस बात का अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। अभिमान ना चाहते हुए भी उस पर से अपनी नज़र हटा नहीं पाता, और अब भी ऐसा ही हो रहा था। और सबसे ज़्यादा जो उसे भा रहा था वो थी प्राप्ति की नोज रिंग, जो बहुत ही क्यूट लग रही थी। अभिमान की नज़रें फिर से टिक गईं उस पर। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था तो प्राप्ति थोड़ा जोर से बोली, सर आप सुन रहे हैं। अभिमान होश में आया और बोला, आपकी ही तो सुन रहा हूँ, और भला है कोई यहाँ आपके और मेरे सिवाय। प्राप्ति बोली, तो ये लीजिए सर, देखिए मैंने सही से किया है इस बार। अभिमान ने फाइल पकड़ी और उसे देखने लगा, और डिजाइन उसे बहुत पसंद आया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ इम्प्रेसिव, बड़ी जल्दी कैच किया मेरी बात को आपने। ये डिजाइन फाइनल कर दीजिए, इस पर कल ही काम शुरू करवाता हूँ। जी सर, कहते हुए प्राप्ति जाने लगी तो अभिमान ने उसे टोक दिया। वो बोला, रुकिए मिस प्राप्ति। प्राप्ति उसकी आवाज़ पर रुक गई और पलटकर बोली, जी सर। अभिमान बोला, वापिस आइए। प्राप्ति वापस पलटी और उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। अभिमान उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज शाम को हमारे एक बिजनेस क्लाइंट के यहाँ पार्टी है, तो आप मेरे साथ चल रही हैं। उसकी बात सुनकर प्राप्ति हैरान रह गई, क्योंकि अभिमान ने पूछा या बताया नहीं था, बल्कि सीधे सीधे एक फरमान सुनाया था, जिसमें एक ऑर्डर था कि यह फरमान पूरा करना ही है उसे। उसे हैरान देखकर अरमान अपनी जगह से उठकर उसके सामने आया और अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, क्या हुआ, आप ऐसे हैरान क्यों हो रही हैं, जैसे आपकी आधी जायदाद मांग ली हो मैंने। प्राप्ति बोली, नहीं ऐसा नहीं है सर, वो मैं एक्चुअली। अभिमान उसकी बात को काट कर बोला, जब तक आप बोलेंगी तब तक पार्टी शुरू भी हो जाएगी। सीधे सीधे कहिए ना कि आपको मेरे साथ जाने में प्रॉब्लम है। देखिए वैसे तो मैं दीप्ति को ले जाता, लेकिन आज वो ऑफिस नहीं आई है तो सोचा आपको ले चलूं। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और फिर थोड़ा रुक कर बोला, अगर आपको घर से परमिशन लेने की टेंशन है तो मैं आपके पति से बात कर लूं।
देखिए, ऑफिस से रिलेटेड ही तो काम है। मैं कौन सा आपको डेट पर लेकर जा रहा हूँ जो आपके पति को कोई दिक्कत होगी। बाकी आप चाहें तो मैं कर लूंगा। प्राप्ति उसकी बात पर खुद को संयत करते हुए बोली, जी नहीं सर, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं चलूंगी आपके साथ। कहते हुए वो बिना कोई बात सुने ही वहां से बाहर निकल गई। और अभिमान को कुछ समझ नहीं आया कि प्राप्ति आखिर ऐसे क्यों बात कर रही थी। वो वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए खुद से ही बोला, अजीब है ये मिस अकड़बाज। इन्हें अपने पति की या किसी और की परमिशन नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? वैसे तो सारा दिन फोन पर जानू जानू करती रहती हैं और अब ऐसे बोल रही थी जैसे कि कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें किसी से। सच में औरत जात को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। खैर मुझे क्या, पार्टी में तो चलेगी ना कम से कम। इतना कहकर वो अपना काम करने लगा। उधर प्राप्ति जल्दी से अपने केबिन में गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी ताकि किसी को कोई आवाज ना आए। वो अपनी चेयर पर बैठकर रोते हुए खुद से बोली, क्यों? आखिर क्यों मेरे साथ ही क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या गुनाह किया था मैंने आखिर? यही ना कि तुमसे प्यार किया था मैंने। उसकी इतनी बड़ी सजा क्यों दी मुझे? जब भी कोई इस बारे में बात करता है तो खुद में ही शर्मिंदा हो जाती हूँ मैं। बार बार अपनी ही नज़रों में गिर जाती हूँ मैं कि मैंने तुम जैसे खुदगर्ज इंसान से प्यार किया। किसी को जवाब तक नहीं दे पाती हूँ मैं ढंग से। बस मुंह छिपाकर भाग जाती हूँ लोगों के सवालों से। वो रो रही थी अभी भी, और इधर अभिमान का ध्यान काम करते करते अचानक से उसके केबिन के कैमरा स्क्रीन की ओर चला गया और उसे रोता देख वो हैरान रह गया। वो ध्यान से देखने लगा और सोचने लगा कि इसे अचानक से क्या हो गया है। अभी तो ठीक थी और अब ऐसे क्यों रो रही है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था प्राप्ति को रोते हुए देखकर। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर उसे चुप करवाए और उससे पूछे कि आखिर उसकी आंखों में आंसुओं की वजह क्या है आखिर। इतना ही नहीं, उस वजह को भी वो खत्म कर दे। लेकिन किस हक से आखिर? उसे क्यों बुरा लग रहा था उसके रोने से? क्या रिश्ता है उसका प्राप्ति से? क्यों उसकी फिक्र होती है उसे? ये सब इस वक्त कहाँ सोच पा रहा था वो आखिर? इसके दिमाग में ये सब नहीं आया। आया तो ये कि उसके केबिन में लैंडलाइन पर कॉल किया। प्राप्ति ने बेतरतीब तरीके से अपने आंसू साफ किए और खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, यस सर। अभिमान बोला, आपने पार्टी में जाने का टाइम तो पूछा ही नहीं। प्राप्ति बोली, सॉरी सर, मैं भूल गई थी। अभी बता दीजिए कितने बजे जाना है हमें? ठीक 7 बजे हमें निकलना है, तो आप जल्दी घर जाकर रेडी हो जाइएगा, क्योंकि लेट लतीफ़ी मुझे पसंद नहीं है। ये तो आप जानती हैं। प्राप्ति कुछ बोलने को हुई कि अभिमान बीच में ही बोल पड़ा, एक काम करते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ ताकि आप टाइम से रेडी हो जाएं, क्योंकि आप पर भरोसा नहीं है मुझे। वो स्टोर में बात कर रहा था ताकि प्राप्ति का मूड ठीक हो जाए। उसकी बात पर प्राप्ति बोली, जी नहीं सर, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं टाइम पर तैयार हो जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। अभिमान बोला, मिस प्राप्ति, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ, तो आप तब तक अपना काम कीजिए और मैं भी अपना काम करता हूँ। कहते हुए उसने बिना प्राप्ति की बात सुने ही फोन काट दिया और प्राप्ति मुंह खोले फोन को देखती रही। उधर दीप्ति शॉपिंग मॉल से निकली और गाड़ी में बैठते हुए खुद से बोली, आज सर को क्या हो गया था अचानक, जो खुद से ही मुझे फोन करके बोले कि वो मुझे एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हैं, तो आज जाकर आज ही भर के शॉपिंग करके आऊं। और तो और छुट्टी भी दे दी मुझे बिना मांगे। आज तो कोई खास दिन भी नहीं है, ना ही मेरा बर्थडे है आज। फिर सर इतने मेहरबान क्यों हो गए आज अचानक से? फिर खुद की बातों का जवाब देते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि सर को भी मुझ पर क्रश होने लगा हो और इसलिए मुझ पर इतने मेहरबान हो रहे हो। वो वैसे भी थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हैं, तो सीधे से तो कहेंगे नहीं, तो खुद से ही समझना पड़ेगा ना सामने वाले को। और ऑफिस वाले वैसे भी इशू बना देते हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने मुझे किसी को बताने से मना किया और कहा कि कोई पूछे तो कह दूं कि मेरी तबीयत खराब थी। अभी वो रिवील नहीं करना चाहते, इसीलिए ये सब करके मुझे हिंट दे रहे हो। खैर जो भी हो, मैं बहुत खुश हूँ। अब कल मैं इन्हीं में से एक ड्रेस पहन कर जाऊंगी और सर को हिंट दे दूंगी। कहते हुए वो अपने ख्याली पुलाव की दुनिया में वह मतलब ही गुदगुदाने लगी। इधर 5:30 बजे अभिमान ने प्राप्ति को अपने केबिन में बुलाया और घर चलने के लिए कहा। प्राप्ति उसे साथ चलने के लिए मना करती रही, लेकिन वो माना ही नहीं, तो हार मानकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान गई। अभिमान जल्दी से गाड़ी निकालने
चला गया और प्राप्ति भी उसके पीछे पीछे सिर हिलाते हुए चल दी। अभिमान ने गाड़ी लाकर प्राप्ति के आगे खड़ी कर दी तो प्राप्ति ने पीछे की सीट पर बैठने को गाड़ी का दरवाजा खोला और बैठने लगी। तो अभिमान जोर से बोला, सुनिए मोहतरमा, आपका ड्राइवर नहीं हूँ मैं, सीधे सीधे आगे आकर बैठिए। प्राप्ति बोली, लेकिन सर मैं आगे कैसे मतलब? अभिमान उसकी बात काटते हुए बोला, जैसे पीछे का दरवाजा खोला है वैसे ही आगे जाकर भी खोलकर आकर बैठ जाना है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। प्राप्ति कुछ नहीं बोली लेकिन वहीं खड़ी रही और सोचने लगी। तो अभिमान बोला, जल्दी कीजिए, मैंने कहा ना, लेट लतीफ़ी पसंद नहीं मुझे। प्राप्ति का ध्यान टूटा, वो कुछ बोलने को हुई लेकिन उसे पता था कि अभिमान के साथ बहस करना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। तो वो चुपचाप आकर आगे की सीट पर बैठ गई। हालांकि उसे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, तो बस बैठ गई। तो अभिमान ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। प्राप्ति एकदम खामोश बैठी थी। तो अभिमान बोल पड़ा, हम किसी की शोक सभा में नहीं जा रहे हैं मिस। प्राप्ति हैरानी से उसे देखने लगी। तो अभिमान बोला, अपने घर का एड्रेस तो बताइए या सीधे पार्टी में चलें? ऐसे ही। प्राप्ति ने जी कहा और अपने घर का एड्रेस उसे बताने लगी। थोड़ी देर बाद वो पहुंच गए और अंदर गए। जहान और अलका जी उनके ही घर में थे। प्राप्ति के आते ही जान जाकर उसके गले लग गया और प्राप्ति ने भी उसे गोद में उठा लिया। तो जान उसके गाल पर किस करने लगा। वो दोनों अपने में ही लगे थे। जब प्राप्ति को अभिमान का ख्याल आया तो उसने जान को नीचे उतारा और अभिमान को अंदर आने को कहा। अभिमान अंदर आया तो अलका जी ने उसे सॉफ्ट ड्रिंक लाकर सर्व की। अभिमान काउच पर बैठे हुए सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था और प्राप्ति तैयार होने चली गई थी, लेकिन जहान अलका जी के साथ वहीं खेल रहा था। दोनों खूब मस्ती कर रहे थे। जहान दौड़ते हुए अभिमान के पास आया और अभिमान को उसके साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ गई और उसका बिल्कुल प्राप्ति की तरह वाला दबंग स्टाइल भी। जाने कि उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो मुस्कुराने लगा। जहान उसे जरा धमकाने वाले अंदाज में बोला, देखिए मिस्टर गंदे अंकल, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मेरी मम्मा का ध्यान रखना वहाँ पर। अगर आपने मम्मा को परेशान किया ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। नहीं। उसकी ये प्यारी सी धमकी सुनकर अभिमान को इस बात का गुस्सा नहीं आया बल्कि हंसी आ गई। उसे हंसता देखकर जहान उसे घूरने लगा और बोला, मैंने आपको कोई जोक सुनाया है क्या जो आपको हंसी आ रही है? मैं एकदम सीरियस हूँ। अभिमान कुछ बोलता कि अलका जी ने आकर उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे डांट कर चुप करवा दिया और अभिमान से माफी मांगी। अभिमान ने कहा, कोई बात नहीं बच्चा है। लेकिन जहान अभी भी उसे घूर कर देख रहा था। तो अभिमान बोला, ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा, आपकी मम्मा का ध्यान रखूंगा। अब ठीक। तभी प्राप्ति तैयार होकर बाहर आई और जैसे ही अभिमान की नज़र उस पर पड़ी तो वो एक झटके से उठ गया और हाथ में वैसे ही ड्रिंक का गिलास पकड़े हुए उसे एकटक देखने लगा। जहान और अलका भी उसे देखकर खुश होने लगे। जहान जाकर उसके गले से लग गया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, मम्मा, आप एकदम एंजल लग रहे हो, आपको किसी की नज़र ना लगे। कहते हुए उसने उसकी ही आंख से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया। उसकी इस हरकत पर अलका और प्राप्ति मुस्कुरा दिए और अभिमान के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। अब देखते हैं कैसी लग रही है हमारी प्राप्ति। आखिर जो लड़कियों की तरफ आंख उठाकर ना देखने वाला अभिमान खंडेलवाल की नजरें उस पर जम गईं। उसके बाद प्राप्ति ने अलका और जान को बाय बोला और जान को टाइम से खाना खाकर सो जाने को कहा और अभिमान के साथ वहां से निकल गई। दोनों गाड़ी में बैठे और अम्मान ने गाड़ी चला दी। प्राप्ति थोड़ी देर बाद बोली, सर आप कैसे रेडी होंगे? अभिमान गाड़ी चलाते हुए ही बोला, अपने घर जाकर, और कहाँ? प्राप्ति उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए, लेकिन मैं अकेली पार्टी में नहीं जाऊंगी सर। अभिमान हैरानी से, किसने कहा कि आप अकेली जाएंगी? मैंने कहा तो कि मैं तैयार होने वाला हूँ घर जाकर, लेकिन तब तक मैं कहाँ जाऊंगी सर? मेरे साथ मेरे घर। लेकिन ऐसे कैसे आपके घर जा सकती हूँ मैं सर? आपको हर काम करने का तरीका मैं ही बताऊंगा क्या? क्या? क्या मतलब? प्राप्ति बोली। तो अभिमान उसकी तरफ देखते हुए बोला, गाड़ी में बैठी हैं ना आप, तो यही गाड़ी हमें मेरे घर तक लेकर जाएगी, पैदल नहीं जाना है आपको। उसकी बात पर प्राप्ति चुप हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। अभिमान की नजर रह रहकर उसकी तरफ उठने को बेताब हुए जा रही थी। वो उसके बारे में ना सोचने की जितनी कोशिश करता
उतना ही नाकाम रहता। सोचते सोचते अचानक उसे ख्याल आया कि अभी वो प्राप्ति के घर गया, लेकिन उसे वहां ना उसका पति, ना फैमिली में से कोई और सदस्य नजर नहीं आया, सिवाय जिसे वो दीदी कहकर पुकार रही थी, या उसका बेटा बस। तो बाकी सब कहाँ थे आखिर? ये बात सोचते सोचते गाड़ी कब घर तक पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई और उतरकर बाहर आया, और उसके पीछे प्राप्ति भी आ गई। प्राप्ति अब मान के घर को देखती ही रह गई कि वो कोई घर है या कोई राजमहल। फिर वो होश में आई और अभिमान के पीछे ही चल दी। अभिमान ने घर की दहलीज पर कदम रखे और उसके पीछे ही प्राप्ति भी थी, लेकिन अभिमान के पैर की ठोकर से वहीं गेट के पास रखी हुई चावल की गोनी टेढ़ी हो गई और प्राप्ति के पैर को टच करते हुए घर के अंदर की तरफ गिर गई और सारे चावल अंदर की तरफ गिर गए। तभी प्रज्ञा जी बाहर आईं और यह देखकर हैरान रह गईं, और अभिमान ने भी पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि उसे कुछ आवाज आई थी पीछे से, जो कि चावल के गिरने की ही थी। प्राप्ति वहीं खड़ी हैरानी और थोड़ा सा डरे हुए भाव से नीचे चावलों को देखने लगी, और फिर नजरें उठाकर अभिमान की तरफ देखा, जो कि पहले से हैरान सा देख रहा था। तभी एक नौकर भागते हुए आया और प्रज्ञा जी से माफी मांगने लगा, तो उन्होंने उसे सब साफ करने के लिए कहा और उनकी तरफ आने लगी। अभिमान प्राप्ति से बोला, इट्स ओके, अंदर आ जाइए साइड से। प्राप्ति ने हमें गर्दन हिलाई और साइड से संभाल कर अंदर आने लगी। प्रज्ञा जी अभिमान के पास आ गईं और प्राप्ति भी। प्राप्ति ने प्रज्ञा जी की तरफ देखकर कहा, नमस्ते मैम। प्रज्ञा जी प्राप्ति को देखती रह गईं। वो उसकी खूबसूरती को देखते ही पलकें झपकाना भूल गई थीं। इसलिए प्राप्ति की आवाज़ उन्होंने सुनी ही नहीं, तो रिएक्ट कैसे करती। प्राप्ति ने 2 बार नमस्ते बोला, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, तो अभिमान ने उन्हें कोनी मारी और बोला, मम, आपसे बात कर रही है वो। उसके हिलाने पर प्रज्ञा जी होश में आई और हड़बड़ाते हुए बोली, नमस्ते नमस्ते बेटा, वो एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था इसलिए सुना नहीं। प्राप्ति बोली, कोई बात नहीं मैम। तभी अभिमान बोला, मम, ये हमारे ऑफिस की नई एम्प्लाई है और इनका नाम। उसके बोलने से पहले ही प्रज्ञा जी बोल पड़ी, इसका नाम प्राप्ति है राइट? अभिमान बोला, जी हाँ। लेकिन उसे असल में हैरानी थी, उसने तो अब तक प्राप्ति का जिक्र भी नहीं किया था, तो इन्हें कैसे पता इसका नाम। प्राप्ति मुस्कुरा दी और प्रज्ञा जी बोली, अरे अब क्या यहीं खड़े रहेंगे, चलो अंदर चलते हैं। तीनों अंदर चल दिए और हॉल में आ गए। अभिमान बोला, मम, हमें चावला जी की पार्टी में जाना है, तो मैं तैयार होकर आता हूँ। प्रज्ञा जी बोली, ठीक है बेटा जाओ। वो चल दिया अपने रूम की तरफ और प्रज्ञा जी ने अपने नौकर से प्राप्ति के लिए कुछ स्नैक्स लाने को कहा। प्रज्ञा जी प्राप्ति से बातें करने लगी, या यूं कहें कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगी। तभी उनके फ़ोन पर अभिमान का कॉल आया। वो बोली, ये रूम से मुझे क्यों कॉल कर रहा है? फिर एक्सक्यूज मी बोलकर वो थोड़ा साइड में आई और कॉल उठाया, लेकिन उनके बोलने से पहले ही अभिमान बोल पड़ा, कॉल करके कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ नहीं कह सकता था कि आपके दिमाग में अगर कोई खिचड़ी पक रही है तो अभी अभी अपने दिमाग का गैस सिलेंडर ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक भी मौका नहीं छोड़ेंगी, इसलिए मेरे आने तक चुपचाप बैठिए आप। इतना कहकर उसने बिना कोई बात सुने ही कॉल कट कर दी और प्रज्ञा जी फोन को हैरानी से देखती रह गई और खुद से ही बोली, क्या है ये लड़का, ना खुद कुछ करेगा ना किसी को करने देगा। फिर वो मुंह बनाते हुए जाकर प्राप्ति के पास बैठ गई और थोड़ी देर में नौकर कॉफी और स्नैक्स ले आया, और प्राप्ति के मना करने के बावजूद भी उन्होंने उसे खिलाया और बड़े प्यार से उसे ट्रीट किया। प्राप्ति मन में सोचने लगी, कितनी अजीब बात है ना, बेटा रावण है और माँ कौशल्या। बेटे की नाक पर गुस्सा और चिड़चिड़ाहट रहती है हर वक्त, और माँ कितनी स्वीट है। तभी अभिमान तैयार होकर नीचे आया और प्राप्ति से बोला, चलिए मिस। प्राप्ति उठी और दोनों जाने लगे। तभी प्रज्ञा जी बोली, रुको अभिमान, मुझे तुम्हारी नज़र उतारने दो। तुम इतने अच्छे लग रहे हो कि सबकी नज़रें तुम्हारी तरफ ही उठेंगी और फिर तुम बीमार पड़ जाओगे। यहीं रुको। कहते हुए वो किचन की तरफ बढ़ गईं और लाल सूखी मिर्च लेकर आईं। अभिमान बोला, मम, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। प्रज्ञा जी बोली, एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है, समझे? और कहते हुए वो उसकी नज़र उतारने लगी। अभिमान उनके यह करते ही जल्दी से बाहर निकल गया और प्राप्ति को भी आने को बोला। प्राप्ति जाने को हुई कि प्रज्ञा जी ने बोला, रुको बेटा। प्राप्ति रुकी तो प्रज्ञा जी ने थोड़ी और मिर्च ली और उसकी भी नज़र उतारने लगी। प्राप्ति मना करने को हुई कि उन्होंने
उससे चुप रहने का इशारा किया। वो चुपचाप उन्हें देखने लगी और देखते देखते उसे अपनी माँ की याद आ गई और उसकी आंखें नम हो गईं और वो बिना एक पल गंवाए उन्हें बाय बोलकर बाहर निकल गई। हालांकि प्रज्ञा जी ने उसकी आंखों में नमी देख ली थी। प्राप्ति बाहर आई और सीधे गाड़ी में बैठ गई और अभिमान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभिमान ने म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया। गाना बजने लगा और अभिमान का ध्यान ना चाहते हुए भी प्राप्ति की ओर जाने लगा। अभिमान खुद को चाहते हुए भी प्राप्ति की तरफ झुकने से रोक नहीं पा रहा था। वजह उसे खुद भी पता नहीं थी। उसे देखते ही बाकी सारी बातें, खुद को दी हुई दलीलें सब भूल जाता था। खैर, वो थोड़ी देर में वेन्यू पर पहुंच गए और अंदर गए। अंदर मिस्टर चावला ने अभिमान का बहुत अच्छे से स्वागत किया और फिर दोनों पार्टी हॉल में आ गए। अंदर काफी हाई फाई लोग मौजूद थे पार्टी में। प्राप्ति ने देखा तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। अभिमान ने उसे नर्वस होते देखा तो बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब भी आपकी तरह ही इंसान ही हैं, तो नर्वस मत होइए। प्राप्ति ने हाँ में गर्दन हिलाई और बस वहाँ अभिमान के साथ एक टेबल पर बैठ गई जाकर। अभिमान से कभी कोई मिलने आता तो कभी कोई। प्राप्ति भी उन्हें ग्रीट करती। ऐसा नहीं है कि वो इस माहौल में खुद को ढाल नहीं सकती, लेकिन उसने खुद को कब से अकेला किया हुआ था। बस जहान के अलावा उसकी दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसे थोड़ा सा awkward लग रहा था। तभी अभिमान से कोई मिलने आया। वो और कोई नहीं बल्कि वही उसके दिल्ली वाले क्लाइंट मिस्टर वर्मा थे। उनके आते ही अभिमान व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, आइए आइए मिस्टर वर्मा, मुझे पता था आप मुझे यहाँ जरूर मिलेंगे। बताइए कैसे याद कर रहे हैं आजकल हमें। मिस्टर वर्मा मुस्कुराते हुए बोले, अरे अब आप जैसे बिजनेस टाइकून को याद नहीं करेंगे तो भला किसे याद करेंगे, हम जैसे छोटे मोटे व्यापारी। उसकी बात पर अभिमान बोला, बातों में आज भी आपसे कोई नहीं जीत सकता। खैर, मैंने सुना है कि आपने सुमित को कॉल किया था, वजह जान सकता हूँ। वर्मा जी अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले, जी किया था पर आपसे बात नहीं हुई थी। अच्छा हुआ आज सीधे आपसे मुलाकात ही हो गई, कुछ बातें भी हो जाएंगी बिजनेस की। मुझे असल में आपके साथ काम करना है पहले की तरह, क्योंकि मैंने हर जगह आजमा कर देख लिया, लेकिन खंडेलबाज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और ना ही कोई आपके जैसी सर्विस दे सकता है। तो इसलिए आपके साथ फिर से जुड़ना चाहता हूँ। एक मौका देकर देखिए मुझे। अब मैंने अपना सारा स्टाफ भी बदल दिया है, तो सब आपके हिसाब से ही होगा। अब अगर हम दोबारा साथ में काम करते हैं तो। अभिमान बोला, लेकिन आपको मैं दूसरा मौका क्यों दूं? आप पहले की तरह भाग गए तो। वर्मा जी बोले, विश्वास दिलाता हूँ इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। और तो और अब मेरे स्टाफ में एक बहुत ही होनहार नौजवान शामिल हो गया है, तो अब मेरा और आपका आधे से ज़्यादा काम वो संभाल लेगा। एक बार विश्वास करके देखिए। अभिमान बोला, ठीक है, दिया एक मौका, लेकिन ये मौका कम और वार्निंग ज़्यादा होगा आपके लिए। अगर इस बार कुछ भी ऐसा हुआ जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ, तो आप जानते हैं ना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वर्मा जी बोले, बिल्कुल बिल्कुल, याद रहेगा। और इस बार आप मुझे डिजाइन्स देना और आपके डिजाइन्स को मार्केट में सबसे बेस्ट प्राइस पर लॉन्च करेगा मेरा वो मनपसंद नौजवान। हम मिलकर बिजनेस की ऊंचाइयों को छुएंगे। उसकी बात पर अभिमान आंखें छोटी करते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। वर्मा जी हंसते हुए, मेरा मतलब है आप तो पहले से ही ऊंचाइयों से भी ऊपर हैं, तो अब आपके पीछे पीछे हम भी थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे। अभिमान बोला, वैसे वो कौन सा नौजवान है जिसकी तारीफों के पुल बांधते आप थक नहीं रहे हैं? जरा हमें भी तो मिलाइए उससे, हम भी तो देखें कि वो किस खेत की मूली है। वर्मा जी बोले, बिल्कुल बिल्कुल, आखिर उसे अब आपके साथ ही तो काम करना है, तो आपसे अभी मिला देते हैं। वो यहीं पर है, अभी बुलाता हूँ। तभी अभिमान ने वेटर को आवाज़ दी और खाना सर्व करने को बोला, और वेटर खाना सर्व करने लगा और वर्मा जी ने किसी को फ़ोन करके बुलाया। वेटर खाना सर्व करके चला गया और वो शख्स जिसे वर्मा जी ने बुलाया था, वो कुछ मिनट बाद ही वहाँ पहुँच गया। वर्मा जी बोले, ये लीजिए आ गया, मिलिए मेरे होनहार नौजवान से। अभिमान ने उसे देखा तो लगभग उसकी उम्र का ही एक नौजवान था। ब्राउन फॉर्मल सूट पहने हुए वो उनके सामने खड़ा था। दिखने में काफ़ी स्मार्ट और डैशिंग था। प्राप्ति का ध्यान उस पर नहीं था, वो अपने ही ध्यान से खाना खा रही थी। वो शख्स ठीक उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया कि वर्मा जी बोले, इनसे मिलिए, इसका नाम है आभास। उसके आगे वो कुछ कहते
कि तभी प्राप्ति का ध्यान यह नाम सुनते ही ऊपर उठा और अपने सामने बैठे शख्स की तरफ देख जैसे ही उसकी निगाहें पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।